असलम माई डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश। आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एज पढ़ेंगे, जो कि है रेनेसांस एज और रेनेसांस पीरियड। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। ठीक है, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन्स की हिस्ट्री को स्टडी किया था। जिन व्यूअर्स ने वो वीडियोस नहीं देखी वो लेक्चर्स, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ टाइमली मिल सकें। आई होप आपके लिए जो इतनी मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है, आपको सारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एक वीडियो में आपको बताया जाता है, तो इसके लिए आई होप इतना तो बनता है, आप सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि रेनेसांस का मतलब क्या है। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ मीन्स ये ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की रीबर्थ हुई थी, रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ था, इनलाइटमेंट हुई थी ह्यूमन माइंड की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारे न्यू वर्क्स इसमें किए गए थे। तो इस एज को एलिज़ाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं हम। ठीक है, वो क्यों कहते हैं वो हम इसमें देखेंगे कि इसको क्यों हम ये दो नाम देते हैं। इसमें ग्रीक लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था यूरोप में इस टाइम। और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी इसके साथ साथ। और जैसे कि वास्को डे गामा जो था उसने इंडिया डिस्कवर किया था, देन कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था इसी एज में। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। मींस इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारा काम हुआ था, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारे मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हुआ था। ठीक है, अब जी चीफ करेक्टरिस्टिक्स इसकी मैं बताती चलूँ आपको, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इसमें आया था ह्यूमनिज़्म। ठीक है, ह्यूमनिज़्म जो था ये एक तरह से मूवमेंट थी जो कि इटली में स्टार्ट हुई थी। डेंटे एंड पेट्रार्क एंड पिकासो 14वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और फिर ये यूरोप कंट्रीज़ में आहिस्ता आहिस्ता फैल गई थी। ओके, तो इंग्लैंड में ये तब ये पॉपुलर हुई जब ये एलिज़ाबेथन पीरियड आया। एलिज़ाबेथन पीरियड जो कि हम पढ़ रहे हैं मींस रेनेसांस पीरियड, राइट। अब इस मूवमेंट में मेनली फोकस किस बात पे था कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मेन काइंड के ऊपर इनका फोकस था। ठीक है, और अनदर एस्पेक्ट ह्यूमनिज्म का देखें तो इसमें क्या थी, सेंसिटिवनेस थी फॉर्मल ब्यूटी की तरफ, और एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया एस्थेटिक सेंस क्या होता है, मींस जैसे कि बहुत सारा लिटरेचर में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, एस्थेटिक सेंस होता है कि जो हमारी, जैसे हम पोइट्री पढ़ते हैं तो प्लेयर फील होता है, तो इस तरह से मींस जो भी लिटरेचर लिखा जाने लगा, तो ये भी एक तरह से एस्पेक्ट था ह्यूमनिज्म का। ठीक है, और कौन सा इसमें एस्पेक्ट आता है हमारे पास ह्यूमनिज्म का इस एज में, इसमें था जी एवरी मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। ठीक है, ये बात भी सच है कि जी हम जो काम इंसान करता है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस का। ठीक है, अब इसमें इन्होंने मतलब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनके लिटरेचर की। जैसे कि कैसियस सेज टू ब्रूटस, ब्रूटस को कैसियस ने कहा, ये दो करेक्टर्स हैं। ठीक है, जूलियस एंड सीजर में ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। जैसे कि इसमें बताया गया, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। के मतलब जो मतलब फॉल्ट है ना, जो गलती है वो हमारे स्टार्स में नहीं है, मीन्स वो हमारे अपने अंदर होती है। ठीक है, अब देखें जी, इसको एलिज़ाबेथन एज या एलिज़ाबेथन पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो था ड्रामा, ठीक है, ड्रामा या प्लेस जो कि एक लिटरेचर का हिस्सा है, इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी इस एज में। ठीक है, और इस एज में हुई थी जब ये क्वीन एलिज़ाबेथन का ड्यूरेशन चल रहा था, इसलिए इसको नेम दे दिया गया जी एलिज़ाबेथन एज। ठीक है, अब हम एलिज़ाबेथन एज में देखते हैं जी एलिज़ाबेथन ड्रामास कौन कौन से लिखे गए, और इसमें जो फेमस राइटर्स हैं एलिज़ाबेथन एज में आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो ये जो है ना इस एज की एलिज़ाबेथन एज की जो मेमोरेबल अचीवमेंट है वो ड्रामा के ऊपर ही है, ठीक है? प्लेज़ बहुत ज़्यादा लिखे गए इसमें। सो अब क्या है जी, यूनिवर्सिटीज़ में वो जो था ग्रीक और लैटिन वगैरह की स्टडी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था, ठीक है? वो जो ह्यूमनिस्ट एक्टिविटी का एक पार्ट था। और ये फर्स्ट पीरियड था एलिज़ाबेथन एज का जिसमें स्कूल्स में, ठीक है, लैटिन और ग्रीक्स वगैरह के ऊपर काम किया गया। सेकंड पीरियड जो था एलिज़ाबेथन एज का, उसमें जी हमें एक दिखता है, उसमें एक टर्म यूज़ की गई, बहुत वो फेमस राइटर्स थे उनके लिए एक टर्म यूज़ की गई, यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है? यूनिवर्सिटी विट्स ये एक ग्रुप था, टैलेंटेड ग्रुप था कुछ राइटर्स का, जिन्हें उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दे दिया। आगे लिखा हुआ है कि अ प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन, ठीक है? तो इन्होंने प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में प्रोफेशनल वे में बहुत से वर्क्स लिखे थे। तो हम देख लेते हैं, और इसमें जो मेन चीफ जो है ना सेंटर, जहाँ जो हम कह सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है वो था मार्लव, ठीक है? मार्लव फुल नेम क्रिस्टोफर मॉर्लव, ठीक है? उसके साथ साथ इसमें लिली थे, ग्रीन, पेले, लॉज एंड नैश, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिली, ठीक है? लिली 1554 टू 1606 इसका टाइम ड्यूरेशन है। सो मेजर वर्क्स ऑफ लिली इसका यूफियस, कैंपस, सैफो एंड पाओ, इंडाइमियन एंड माइडस, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास जो राइटर आते हैं वो हमारे पास है जॉर्ज पेले। इसका जो मेजर वर्क है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है? देन हमारे पास आता है जी थॉमस खेड। इसका जो है इम्पोर्टेंट वर्क वो स्पेनिश ट्रेजेडी, और इसी ने ब्लड और थंडर एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था ड्रामा में। किसने? थॉमस खेड ने, ठीक है? देन रॉबर्ट ग्रे ने। इसके जो प्लेज हैं वो ऑर्नेल्डो फ्रियोरिसो, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर ब्यूंगे, अल्फोनस किंग ऑफ अरागन। अब हम देखते हैं जी क्रिस्टोफर मॉर्लोव। क्रिस्टोफर मॉर्लोव जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है इस एज का, ठीक है? इसके फीचर्स क्या थे इसके वर्क्स के? क्रिस्टोफर मॉर्लोव स्प्लेंडेड कमांड रखता था ब्लैंक वर्स के ऊपर, ठीक है? ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी टर्म है, ठीक है, जो कि लिटरेचर लिखते वक्त ये यूज़ करते थे राइटर्स बहुत ही एक अच्छे अंदाज में। तो ये लिटरेरी टर्म्स हैं, इसमें मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारी जो टर्म्स हों एक ही वीडियो में आपको मिल सके। सो अब इसकी जो मेन खूबसूरती थी इसकी, वो ये क्या करता था जी, ड्रामा में इसकी यूनिटी दिखाई देती थी, यूनिटी कोहेरेंस, मतलब ये एक फीचर होता है कि अगर आप कोई भी राइटर वर्क लिख रहा हो उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन होना चाहिए, फिर ही वो वर्क जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो इनमें क्रिस्टोफर मार्लोव में ये एलिमेंट पाया जाता था। अब जी इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है इनको, ठीक है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा वैसे शेक्सपियर को कहते हैं, लेकिन इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। देन अब देखें, अब इसके जी क्रिस्टोफर मार्लोव 1564 में पैदा हुए थे, 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनके हम मेजर वर्क्स देख लेते हैं। मेजर वर्क्स इनके टैम्बरलेन, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर फोस्टर्स जो है ये यूनिवर्सिटीज़ में भी इनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज द जी ऑफ माल्टा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। देन एडवर्ड सेकेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी एज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि हम डिटेल वे में हमने एलेबोरेट करेंगे उनको वो अच्छे से। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो शेक्सपियर के ऊपर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। If you like the video, please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.